इस जानकारी के विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय है छात्रों में एकाग्रता और फोकस की कमी। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत आम लगती है, पर इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत आम है आजकल। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और लेख हैं और हमारा इरादा है इनमें गहराई से जाकर ये समझना कि असल में ये एकाग्रता की कमी है क्या चीज, इसके पीछे क्या कारण छिपे हैं, इसे कैसे पहचाना जा सकता है और सबसे जरूरी इससे निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सही बात है, समाधान सबसे जरूरी है। तो चलिए इन विचारों को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई में मन ना लगने से कहीं ज्यादा जटिल मामला लगता है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे पहले इन स्रोतों के आधार पर जब हम कहते हैं एकाग्रता की कमी, तो इसका असल मतलब क्या समझें? ये सिर्फ ध्यान भटकना है या कुछ और? ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये केवल ध्यान भटकने से ज्यादा है। मूल रूप से ये है किसी छात्र की शैक्षणिक कामों पर, जैसे पढ़ना हो, लिखना हो, लेक्चर सुनना या कोई सवाल हल करना, इन सब पर लगातार अपना मानसिक ध्यान बनाए रखने में असमर्थता। अच्छा, मतलब वो टिक नहीं पाते एक जगह पर। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसा इन नोट्स में विस्तार से बताया है, छात्र शायद काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान जल्दी ही कहीं और चला जाता है, या वो बीच में ही रुचि खो देते हैं, या फिर जो पढ़ा है उसे याद रखने में उन्हें काफी मुश्किल होती है। वो याद रखने में भी दिक्कत? जी हाँ, और इसका नतीजा अक्सर ये होता है कि समझ खराब रहती है, काम अधूरे रह जाते हैं और आखिरकार अकादमिक प्रदर्शन में गिरावट आती है। ये सिर्फ सत्र पर ध्यान न देना नहीं है, ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को कह सकते हैं अंदर तक प्रभावित करता है। इन दस्तावेजों में इसे एक बुनियादी संज्ञानात्मक चुनौती की तरह देखा गया है। ये दिलचस्प है कि इसे संज्ञानात्मक चुनौती कहा गया है। तो फिर सवाल उठता है कि ये चुनौती आती कहाँ से है? क्या ये वाकई सिर्फ आलस है, जैसा कई बार मान लिया जाता है? या इन नोट्स और लेखों में इसके पीछे और भी गहरे कारण बताए गए हैं? नहीं, आलस वाली धारणा को तो ये स्रोत पूरी तरह खारिज करते हैं। वो साफ तौर पर बताते हैं कि ये कई सारे आपस में जुड़े हुए कारकों का नतीजा है। अच्छा, कई सारे कारक। हाँ, इसे समझने के लिए हम इन कारणों को कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसा इन नोट्स में भी किया गया है। एक तो मनोवैज्ञानिक, यानी मन से जुड़े। दूसरे पर्यावरणीय, मतलब आसपास के माहौल से जुड़े। फिर शारीरिक और जीवन शैली से जुड़े। और हाँ, भावनात्मक व सामाजिक कारक भी। ओह, तो कई लेवल पे काम कर रही है ये चीज। मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या खास है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो इन स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, संज्ञानात्मक अधिभार, कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड, ये क्या होता है? इसका मतलब है जब दिमाग को बिना रुके जरूरत से ज्यादा जानकारी मिलती है, तो हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, यानी वो दिमागी हिस्सा जो मौजूदा जानकारी पर काम करता है, वो एक तरह से भर जाती है, सैचुरेट हो जाती है। जैसे कंप्यूटर की रैम भर जाती है। बिल्कुल, वही उदाहरण इन नोट्स में भी है। और फिर नई चीज पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आंतरिक प्रेरणा की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, अगर किसी विषय में छात्र की अपनी रुचि नहीं है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से भटकेगा ही। फिर चिंता और आत्मसंदेह, ये भी एकाग्रता के बड़े दुश्मन है। हाँ, चिंता तो ध्यान खा जाती है। सही कहा। लगातार चिंता दिमाग में इतनी जगह घेर लेती है कि फोकस करने के लिए मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। और कुछ छात्रों में यह भी है कि उन्हें स्वाभाविक रूप से ध्यान बनाए रखने में थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिसे हम ध्यान घाटे की प्रवृत्ति कह सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट टेंडेंसीज। जी, यहां तक कि नोट्स में विलियम जेम्स का 1890 का एक विचार भी दिया गया है। ओह, पुराना। हाँ, जिसमें वे ध्यान को मन का स्पष्ट और ज्वलंत रूप में कई संभावित वस्तुओं या विचारों में से किसी एक पर कब्जा करना बताते हैं। मतलब ये एक सचेत प्रयास है, अपने आप नहीं होता। और डैनियल गोलमन के इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल का हवाला देते हुए स्रोत ये भी बताते हैं कि अपनी भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने की क्षमता वो सीधे सीधे फोकस करने की काबिलियत से जुड़ी है। वाह, मतलब दिमाग के अंदरूनी कामकाज का इस पर बहुत बड़ा असर है। लेकिन हम बाहरी दुनिया के असर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। इन नोट्स में पर्यावरणीय कारकों के बारे में क्या खास बताया गया है? बिल्कुल, बाहरी दुनिया का असर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और नोट्स इस पर काफी जोर देते हैं। एक तो वो क्लासिक उदाहरण है शोरगुल वाला या बेतरतीब पढ़ाई का माहौल। हाँ, वो तो है ही। लेकिन आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ा विलन है डिजिटल विकर्षण। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, लगातार आते नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर ध्यान को बुरी तरह तोड़ते हैं। सच में, फोन तो हाथ से छोड़ता ही नहीं। हाँ,
और इन दस्तावेजों में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक हालिया अध्ययन का जिक्र है जो बताता है कि मल्टीटास्किंग और स्क्रीन के बहुत ज़्यादा संपर्क में रहने से किशोरों में ध्यान देने की अवधि यानी अटेंशन स्पैन औसतन 30% तक कम हो सकती है। 30%? ये तो बहुत ज़्यादा है ना? ये आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला है। इसके अलावा अगर पढ़ाई का कोई तय ढांचा या शेड्यूल नहीं है, मतलब फोकस करने के लिए अलग से समय नहीं निकाला गया है, तो भी ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। और शारीरिक स्वास्थ्य, मुझे याद है इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरा ध्यान इस बात पर गया था कि शारीरिक और जीवन शैली कारकों को भी काफी अहमियत दी गई है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है जिसे स्रोत उजागर करते हैं। नींद की कमी और खराब पोषण इस सीधे सीधे दिमागी कामकाज, खासकर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कमजोर करते हैं। नींद तो बहुत जरूरी है। है जो फोकस के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें जैसे पर्याप्त पानी न पीना, मतलब डिहाइड्रेशन, और कैफीन या चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हमारी सतर्कता और ध्यान के स्तर में उतार चढ़ाव ला सकता है। ओ, पानी भी? हाँ, एक नोट में तो लिखा है कि दिमाग 75% पानी है और हल्का सा डिहाइड्रेशन भी एकाग्रता पर असर डाल सकता है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और फिर आते हैं भावनात्मक और सामाजिक कारण, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे साथियों का दबाव या लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत। ये छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटाकर इस चिंता में लगा सकते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या वो उनसे कैसे बेहतर या बदतर हैं। हाँ, ये कंपटीशन वाला माहौल। बिल्कुल। और घर पर अगर तनाव का माहौल है, कोई पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, तो बच्चे का मन उसी में उलझा रह सकता है, जिससे पढ़ाई पर ध्यान लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। और एक और दिलचस्प बात जो इन नोट्स में एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के हवाले से बताई गई है, वो है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का प्रभाव। वो क्या है? यानी अगर छात्र को लगता है कि कोशिश करने पर भी वो फेल होगा या उसे सजा मिलेगी, तो वो मानसिक रूप से उस काम से जुड़ने से कतराने लगता है, डर के मारे, जिससे एकाग्रता अपने आप कम हो जाती है। सच में, ये तो एक पूरी पहेली के तरह है जिसके कितने सारे टुकड़े हैं। दिमागी प्रक्रियाएं, माहौल, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं और सामाजिक दबाव भी। ये वाकई सिर्फ मन न लगने की बात नहीं है, बहुत कुछ चल रहा होता है पर्दे के पीछे। बिल्कुल। तो फिर अगला सवाल ये है कि इसे पहचाना कैसे जाए? अगर कोई छात्र खुद महसूस कर रहा है कि उसे दिक्कत हो रही है या कोई टीचर क्लास में किसी छात्र में ये संकेत देख रहा है, तो वो संकेत क्या हो सकते हैं? इन स्रोतों में लक्षणों के बारे में क्या बताया गया है? स्रोत इस पर दोनों नजरियों से रोशनी डालते हैं। अगर छात्र के अपने अनुभव की बात करें तो कुछ आम लक्षण जो इन नोट्स में लिस्टेड हैं वे हैं पढ़ते समय ख्यालों का बार बार कहीं और भटक जाना। हाँ, ये तो होता ही है। किसी पैराग्राफ को बार बार पढ़ने के बाद भी ये याद न रहना कि क्या पढ़ा। अरे हाँ। बार बार फोन चेक करने या कुछ और करने की तेज इच्छा होना। और थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही बहुत ज्यादा मानसिक थकान महसूस होना। ये थकान शारीरिक नहीं बल्कि दिमागी होती है। दिमागी थकान, अच्छा। वहीं अगर टीचर या पेरेंट्स के नजरिए से देखें तो कुछ व्यवहारिक संकेत हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे छात्र क्लास में खोया खोया रहता है या अक्सर खिड़की के बाहर देखता हुआ या मतलब डे ड्रीमिंग में डूबा हुआ लगता है। असाइनमेंट अधूरे छोड़ देता है या उनमें बहुत सिली मिस्टेक्स करता है जो लापरवाही का नतीजा लगती हैं। लापरवाही वाली गलतियां। हाँ, क्लास की चर्चाओं में या तो हिस्सा नहीं लेता या बहुत कम लेता है या फिर दिए गए निर्देशों को ठीक से फॉलो नहीं कर पाता। और एक बड़ा संकेत ये भी है कि अगर किसी छात्र में क्षमता तो दिखती है, मतलब वो होशियार लगता है, लेकिन उसके प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही है, तो ये एकाग्रता की समस्या का सूचक हो सकता है। अच्छा, मतलब पोटेंशियल है पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जैसा कि इन दस्तावेजों में भी साफ लिखा है, इसके नतीजे सिर्फ खराब ग्रेड तक सीमित नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकादमिक गिरावट तो है ही, पर इसके साथ साथ छात्र के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, चिंता का स्तर बढ़ सकता है, चीजों को टालने की आदत, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, एक दुष्चक्र बन सकते हैं। हाँ, वो टालम टोल वाला चक्र। और कुछ मामलों में व्यवहार संबंधी दिक्कतें भी शुरू हो सकती हैं। जी। ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ें समझ ली, उसके कई कारण देख लिए और ये भी जान लिया कि इसे कैसे पहचाना जा सकता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, समाधान। अच्छी बात यह है कि इन स्रोतों में सिर्फ समस्या ही नहीं बताई गई, बल्कि समाधानों की भी एक अच्छी खासी व्यावहारिक सूची दी गई है। इस पर बात करते हैं। हाँ, और सबसे उत्साहजनक बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि एकाग्रता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी में होती और किसी में नहीं। अच्छा। हाँ, ये एक कौशल है, एक स्किल है।
जैसे कोई मांसपेशी होती है ना, वैसे ही इसे अभ्यास से विकसित और मजबूत किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। स्रोत कई अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी रणनीतियां सुझाते हैं जिन्हें छात्र अपना सकते हैं। जैसे कि शुरुआत कहाँ से करें? पहला और शायद सबसे बुनियादी क्षेत्र है पर्यावरण और दिनचर्या का प्रबंधन। ओके, माहौल और रूटीन। हाँ, इसमें कुछ बहुत ठोस कदम शामिल हैं, जैसे पढ़ाई के लिए एक खास जगह तय करना जो शांत हो, साफ सुथरी हो और जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें, खासकर डिजिटल उपकरण, कम से कम हों। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। और एक तयशुदा दैनिक अध्ययन दिनचर्या बनाना, मतलब रोजाना लगभग एक ही समय पर उसी तय जगह पर पढ़ने बैठना। इससे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अब फोकस करने का समय है। आदत बनाना। बिल्कुल। इन नोट्स में पोमोडोरो तकनीक का भी जिक्र है, जो काफी लोकप्रिय हो रही है। पोमोडोरो वो क्या है? इसमें आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे कुछ साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक। ओह, छोटे छोटे हिस्सों में काम करना। हाँ, ये छोटे छोटे अंतराल ध्यान बनाए रखने में मदद करते हैं। और एक छोटी मगर जरूरी बात, पढ़ने बैठने से पहले सारी जरूरी चीजें, किताबें, नोट्स, पानी अपने पास रख लेना, ताकि बीच बीच में उठना ना पड़े। ये तो हुई बाहरी व्यवस्था की बात, लेकिन हमने देखा कि बहुत कुछ दिमाग के अंदर भी चलता है। तो मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकाग्रता बढ़ाने के लिए इन नोट्स में क्या सुझाव दिए गए हैं? उसके लिए भी कई कारगर तकनीकें बताई गई हैं। एक जिस पर काफी जोर है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन। हाँ, स्रोत रोजाना सिर्फ 10 मिनट के माइंडफुलनेस अभ्यास का सुझाव देते हैं। इससे ध्यान को भटकने से रोकने और वर्तमान क्षण में टिके रहने की क्षमता बढ़ती है। सिर्फ 10 मिनट? ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा अहम सुझाव है सिंगल टास्किंग का अभ्यास करना। आज की मल्टीटास्किंग वाली दुनिया के विपरीत एक समय में सिर्फ एक ही काम या एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना एकाग्रता के लिए बहुत फायदेमंद है। मल्टीटास्किंग से बचना। हाँ, इन नोट्स में एक फोकस जर्नल रखने का भी आइडिया दिया गया है, एक डायरी जिसमें छात्र ये लिख सकें कि उनका ध्यान कब और किन चीजों से भटकता है। अच्छा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ट्रैक करना। जी, इससे उन्हें अपने पैटर्न समझने में मदद मिलती है। और हाँ, सकारात्मक आत्मचर्चा, जैसे मन में मैं शांत, सतर्क और केंद्रित हूं जैसे वाक्य दोहराना भी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाने में सहायक हो सकता है। सेल्फ टॉक, भावनाओं का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। इमोशनल रेगुलेशन। हाँ, इन नोट्स के अनुसार छात्रों को पहले ये पहचानने की जरूरत है कि कौन सी भावनाएं, जैसे परीक्षा का तनाव, दूसरों से तुलना का भाव या फेल होने का डर, उनके फोकस को सबसे ज्यादा बाधित करती हैं। सिर्फ पहचानना ही पहला कदम है। अवेयरनेस। फिर पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांस लेने के व्यायाम करने से मन को शांत करने में मदद मिल सकती है। और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद है, जैसे हर 1 घंटे के केंद्रित अध्ययन के बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम देना। जैसे 5 मिनट गाने सुनना। हाँ, बिल्कुल, कुछ ऐसा जो उन्हें पसंद हो। इससे प्रेरणा बनी रहती है। और जीवन शैली और स्वास्थ्य वाली बात, हमने कारणों में इसकी अहमियत देखी थी, तो समाधानों में इसके लिए क्या ठोस सुझाव हैं इन स्रोतों में? जीवन शैली के मामले में स्रोत बहुत स्पष्ट हैं। पहला, पर्याप्त नींद, रोजाना कम से कम 7-8 घंटे। देर रात तक जागकर पढ़ने की आदत को एकाग्रता का दुश्मन बताया गया है। हाँ, वो तो है। दूसरा, संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, साबुत अनाज, फल, सब्जियां शामिल हो और शरीर में पानी की कमी ना होने देना, हाइड्रेटेड रहना। पानी पीना। हाँ। तीसरा, रोजाना कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि जरूर करना, चाहे वो तेज चलना हो, योग हो या कोई खेल। इससे दिमाग में ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। एक्टिव रहना। जी। और चौथा, कैफीन और चीनी का सेवन सीमित रखना, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो देते हैं, लेकिन बाद में फोकस में गिरावट ला सकते हैं। क्रैश होता है। शुगर रश और क्रैश। आज के डिजिटल युग में तकनीक के अनुशासन के बिना तो ये चर्चा अधूरी है। स्मार्टफोन और लैपटॉप तो ध्यान भटकाने के सबसे बड़े स्रोत बन गए हैं। इन नोट्स में इससे निपटने के क्या तरीके सुझाए गए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कुछ व्यवहारिक उपाय बताते हैं। सबसे सरल लेकिन प्रभावी, पढ़ते समय फोन को या तो दूर रख दें या साइलेंट मोड पर या एयरप्लेन मोड पर डाल दें। हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसा। कुछ हद तक नोटिफिकेशंस बंद रखना भी बहुत जरूरी है, वो लगातार ध्यान खींचते हैं। कुछ फोकस ऐप्स का भी जिक्र है, जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम या स्टे फोकस्ड, जो कुछ समय के लिए ध्यान भटकाने वाली वेबसाइट्स या एप्स को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ऐसे एप्स भी हैं? हाँ, काफी मददगार हो सकते हैं।
सोशल मीडिया और ऑनलाइन मनोरंजन के लिए रोजाना एक निश्चित समय सीमा तय करना भी एक अच्छी रणनीति है, ताकि वे पढ़ाई के समय पर हावी ना हों। ये मतलब आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। सेल्फ कंट्रोल। इनके अलावा पढ़ाई करने के तरीकों में भी कुछ बदलाव लाकर एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। स्टडी टेक्निक्स। हाँ, जैसे किसी बड़े या मुश्किल विषय को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लेना। इससे काम भारी नहीं लगता। ब्रेक डाउन करना। बिल्कुल। माइंड मैप्स या बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके नोट्स बनाना जानकारी को याद रखने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। एक बहुत दिलचस्प तकनीक जिसका जिक्र इन नोट्स में है वो है सिखाकर सीखना। लर्निंग बाय टीचिंग। वो कैसे? यानी जो आपने सीखा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करना। जब आप किसी और को सिखाने के लिए सोचते हैं तो आपका ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है, आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट होती हैं। वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। और सिर्फ बार बार पढ़ने के बजाय, जिसे पैसिव री रीडिंग कहते हैं, उसकी जगह एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करना, यानी बिना देखे याद करने की कोशिश करना, कहीं ज्यादा प्रभावी तरीका है। एक्टिव रिकॉल मतलब खुद से सवाल पूछना। हाँ, या किताब बंद करके समराइज करने की कोशिश करना। और आखिर में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण। मोटिवेशन और गोल सेटिंग। हाँ, ये कैसे मदद करता है? स्रोत बताते हैं कि छोटे छोटे रोजाना के लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा होने पर खुद को कोई छोटा सा इनाम देना मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। छोटे लक्ष्य, छोटे इनाम। हाँ, अपने बड़े लक्ष्यों जैसे किसी खास कॉलेज में जाना या कोई करियर बनाना के बारे में सोचना भी फोकस बनाए रखने के लिए एक मजबूत क्यों देता है। वाई? लॉन्ग टर्म विजन। बिल्कुल। अपनी प्रगति पर नजर रखना, शायद एक चेकलिस्ट के जरिए, और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना भी जरूरी है। निरंतरता पर जोर दिया गया है, परफेक्शन पर नहीं। ये तो सचमुच रणनीतियों का एक पूरा खजाना लगता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में आजमाए जा सकने वाले तरीके हैं। कोई भी इनमें से कुछ को चुनकर शुरुआत कर सकता है ना? बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो इन स्रोतों का निचोड़ है वो यही है कि जैसा एक नोट में लिखा है, एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं जो किस्मत से मिलती है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे मेहनत और सही तकनीक से सीखा और सुधारा जा सकता है। ये एक ट्रेनेबल स्किल है। एकदम सही। अनुशासन, अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण और अपने ध्यान भटकाने वाले ट्रिगर्स के प्रति जागरूकता, इनके साथ कोई भी छात्र अपने भटकते हुए मन को ज्यादा स्थिर और केंद्रित बना सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि छात्रों में एकाग्रता की कमी एक बहुआयामी मुद्दा है, जिसके पीछे मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, शारीरिक और सामाजिक कई तरह के कारण हो सकते हैं। हमने ये भी समझा कि इसके संकेत क्या हैं, और सबसे अहम बात, इसे सुधारने के लिए ढेरों व्यावहारिक और आजमाई हुई रणनीतियां मौजूद हैं, जिन्हें छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सकते हैं। हाँ, और इन स्रोतों का आखिरी संदेश शायद सबसे महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता यानी अपनी स्थिति को समझना पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव निरंतर कार्यवाही से आता है। एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल। यानी सिर्फ इन रणनीतियों को जान लेना काफी नहीं है, इन्हें लगातार अपनी दिनचर्या में शामिल करने से ही फर्क पड़ेगा। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लगातार कोशिश करनी होगी। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी विचार ये हो सकता है, हाँ, आज की इस बेहद तेज रफ्तार, सूचनाओं से भरी और लगातार ध्यान खींचने वाली दुनिया में शायद फोकस करने की क्षमता, यानी अपने ध्यान को इच्छानुसार कहीं लगाने और टिकाए रखने की काबिलियत सबसे जरूरी मेटा स्किल बनती जा रही है। मेटा स्किल, सीखने का तरीका सीखना। हाँ, वो कौशल जो दूसरे कौशल सीखने में मदद करें। ये सिर्फ अकादमिक सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी को ज्यादा गहराई, ज्यादा समझ और ज्यादा उद्देश्य के साथ जीने के लिए भी जरूरी हो सकता है। बहुत सही बात कही। ये जीवन का एक अहम कौशल है। इस जानकारीपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।